नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, साथ ही साथ गतिविधियों पर भी नजर डालेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी जनादेश की, क्योंकि आज जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, जिसमें बात होगी आज हरियाणा में चुनावों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा बात होगी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर, क्योंकि आज शिमला के व्यापार मंडल ने बाजार बंद करने का किया ऐलान। बताएंगे आपको इस विवाद के बारे में, क्यों खड़ा हुआ है ये विवाद। और अगले 1 घंटे मेरे साथ मेरी सहयोगी होंगी आंचल, जो और भी ज्यादा जानकारी आप तक मुहैया कराएंगी। शुक्रिया भावना और सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को। जिस तरह से हम खबरों के पावर पैक शो की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज हम बताएंगे कि जो रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की हम बात कर रहे हैं, उसे लेकर तरंग शक्ति 2024 का आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है। क्यों है ये आयोजन इतना जरूरी, इस पर होने वाली है बातचीत। और साथ ही साथ हम करेंगे चर्चा आर्थिक जगत, खेल जगत और ग्लैमर वर्ल्ड से भी तमाम बड़ी खबरों की, और साथ ही अखबारों की सुर्खियों में क्या है खास, ये भी लेकर पहुंचेगी हमारी सहयोगी संध्या। साथ ही जानेंगे इन तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज नागरिक उड्डयन के दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लेंगे भाग। सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। हरियाणा में नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन भाजपा के 26 प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। पार्टी ने उतारे 3 और उम्मीदवार, सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। वहीं कांग्रेस और आप पार्टी ने भी एक और सूची की जारी। जम्मू कश्मीर में भी तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन होंगे दाखिल। 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को होगा मतदान। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हंगामा जारी। हिंदूवादी संगठनों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल का आज बाजार बंद रखने का फैसला। लाठीचार्ज में भाजपा नेता संजय सूद हुए घायल। जोधपुर में तरंग शक्ति 24 युद्धाभ्यास जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 का उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज पहुंचेंगे स्विट्जरलैंड। जिनीवा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। खेल की खबरों में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप की होगी शुरुआत। एशियाई क्रिकेट परिषद ने अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिया अहम फैसला। और आने वाले 3 दिनों में नहीं मिलेगी मौसम की मार से राहत। 19 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में कई जगहों पर बारिश। और इन अहम हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन के बारे में आयोजित दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राममोहन नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2035 तक सालाना 3.5 अरब यात्रियों को समायोजित करने के लिए एशिया प्रशांत विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश का आह्वान किया है। नागरिक विमानन मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का लक्ष्य साल 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 25% तक ले जाना है। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई।
शुरुआत करते हैं हरियाणा के रण से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। 16 सितंबर तक उम्मीदवारों के नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। वहीं हरियाणा में नामांकन भरने के अंतिम दिन भाजपा के 26 प्रत्याशी पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं सभी प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं में नामांकन भरेंगे। नामांकन के अवसर पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे और नामांकन सभाओं को संबोधित भी करेंगे। आपको बताएं कैथल विधानसभा के बारे में, तो यहां से लीलाराम अपना नामांकन भरेंगे। इसी तरह नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, समालखा से मनमोहन भड़ाना, गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, जींद से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, तोशाम से श्रुति चौधरी, महम से दीपक हुड्डा, कोसली से अनिल डहीना, नारायणगढ़ से पवन सैनी, पेहवा से जय भगवान शर्मा अपना नामांकन भरेंगे। वहीं हॉट सीट माने जाने वाली गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा नामांकन दाखिल करेंगी और सीट से कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप की तरफ से प्रवीण घुसकानी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कल उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही भाजपा ने राज्य के सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने अपनी तीसरी लिस्ट में सिरसा से रोहताश जांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव, फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं अगर कांग्रेस की सूची की बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। चौथी सूची के बाद कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों की संख्या अब 86 हो गई और अब सिर्फ 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी रह गया है। कांग्रेस ने अमाला कैंट से पारिमाल परी, पानीपत रूरल से सचिन कुंडू, नरवाना से सतबीर डुबलैन, रानिया से सर्वमित्र कंबोज और तिगांव से रोहित नागरा को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने पहली, दूसरी और तीसरी सूची में कुल 81 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हरियाणा में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। कल 90 विधानसभा सीटों पर 360 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें से नामांकन का आंकड़ा अब 637 हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की और सूची में कालका से ओपी गुज्जर, पंचकुला से प्रेम गर्ग, अंबाला शहर से केतन शर्मा, पानीपत शहर से ऋतु अरोड़ा, जींद से वजीर सिंह सहित कई अन्य उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं हरियाणा के अन्य दलों की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार देर रात 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इन 11 उम्मीदवारों का नाम इसमें है, जिसमें सुनीता चौटाला पर सबकी नजरें हैं कि किस तरह से वो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। तो इंडियन नेशनल लोकदल ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के तहत संयुक्त रूप से बुधवार को अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। दोनों पार्टियों के संयुक्त सूची में कुल 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इनमें से 3 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी के और अन्य 3 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी कांशीराम के हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक की है। कैबिनेट ने 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा चुनावों का जो समीकरण दिख रहा है वो लगातार रोचक बनता जा रहा है। लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं और अगर आज की बात बताएं तो आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। आकांक्षा जुड़ गई है हमारे साथ चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। आकांक्षा,
आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सूची जारी हो रही है, जिसमें भाजपा की कल देर रात तीसरी सूची जारी हुई है। इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियों की और भी सूची जारी की गई है। आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है, कितने प्रत्याशी जो हैं वो आज नामांकन भर सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत दिलचस्प बात यह है कि आज आखिरी दिन है और कल रात तक ही जो है बहुत सारे लिस्ट जो है, बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट कल रात को ही पूरी करी थी, पर सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए थे वो बीजेपी की लिस्ट में ही थे। उसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 40 ही लोगों की अभी तक सूची जारी करी थी और कल रात को ही, अभी भी पूरी सूची नहीं हुई है। इसी तरीके से बाकी जो दल है कहीं कहीं ऑलमोस्ट पूरी है, पर पूरी होने में अभी टाइम बाकी है। आज 3 बजे तक नामांकन हो सकता है। आज जो है नामांकन भरने की आखिरी तिथि है। जो लोग, जिन लोगों को टिकट नहीं भी मिली है, जो लोग नाराज हैं, वो भी आज जो है निर्दलीय या फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर आज टिकट्स, आज अपनी नॉमिनेशन भर सकते हैं। तो आज काफी दिलचस्प रहेगा ये सारा। इस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा का जो इस वक्त समीकरण बनता आ रहा है वो बहुकोणीय बनता आ रहा है। यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो गठबंधन में हैं, और कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और बीजेपी भी है। तो इस बारी जो जिस तरीके का मुकाबला देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज होके और कांग्रेस से नाराज होके, अपनी पार्टियों से नाराज होके लोग जो है दूसरी पार्टियों में गए हैं या निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो इससे बहुत बड़ा जो एक सीधी टक्कर पहले बीजेपी और कांग्रेस में मानी जा रही थी, अब कहीं ना कहीं जो है बहुकोणीय हो जाएगी। बहुत है। मैं आप जो बात कह रही हैं उस पर ही एक सवाल ये है कि क्या कंफ्यूजन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर अंतरकलह है? जो तमाम जो पार्टियां जो चुनावी ताल ठोक रही हैं उनकी लिस्टें इतने इस तरह से सामने आ रही हैं। सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस और आप जब सत्ता में आए तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें गठबंधन करना होगा। पंजाब में हमने देखा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ने कई उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। क्या इससे वोट बढ़ता हुआ नजर आएगा? फायदा भाजपा? बिल्कुल जी, बिल्कुल वोट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शंस की जो अभी हाल ही में हुए हैं, तो कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था कि आम आदमी पार्टी जो है गठबंधन में उनके साथ आ गई थी। चाहे आम आदमी पार्टी के पास एक ही सीट थी जो वो नहीं जीत पाए थे, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस 0 से 5 पर आ गई थी। 10 सीटें होती हैं लोकसभा में हरियाणा में। तो अगर हम देखें इस बारी, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर अलग अलग लोग आमने सामने हो जाएंगे और जो वही लोग जो पार्टी में पहले थे और किसी और पार्टी में जाएंगे या निर्दलीय जाएंगे, तो बहुत बड़ा शेयर जो वोट बैंक का है वो बहुत अफेक्टेड होगा। ना एक जगह नहीं होगा, बहुत सारी जगह होगा। और जो आप कह रही थी कि इतनी देरी क्यों हुई सभी की लिस्ट निकलने में, ये मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ लगी रही थी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कि हमारे उम्मीदवार को जो है टिकट मिल जाए। पर कहीं ना कहीं सारी पार्टीज जो है वो पहले एक सर्वे करवाती है, सर्वे के हिसाब से जो है उनके शीर्ष नेता भी, और मीटिंग्स होती हैं। तो तमाम मीटिंग्स हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, फिर भी अगर देखें तो कल रात तक भी जो है फाइनल चीजें जो है अभी भी पूरी नहीं आ पाई हैं। तो कहीं ना कहीं आपसी जो उनकी बातचीत है वो कहीं ना कहीं किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाई, इसलिए ही ये इतनी, और इसका प्रभाव भी पड़ेगा चुनाव के ऊपर, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं। आज जिस तरीके से आखिरी दिन नॉमिनेशन का है, कुछ 15 दिन ही रह गए हैं कि आप कैंपेनिंग के लिए, और इससे पहले लोगों को अपना उम्मीदवार ही नहीं पता था। जी आकांक्षा, इसके साथ साथ अगर बात की जाए जातीय समीकरण की, तो कहीं ना कहीं आईएनएलडी और जिस तरीके से दूसरा उनका जो गठबंधन है उसने पृथ्वा विधानसभा सीट पर कहीं से भी जाट उम्मीदवार नहीं उतारे। तो इस समीकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो जाट उम्मीदवारों का ही बोलबाला है। जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो पहले की जो रणनीति रही है, पहले की जो स्ट्रैटेजीज रही हैं, उसमें काफी चेंजेस किए गए हैं। पहले जो है इस बात के ऊपर तवज्जो दिया जाता था कि जाट है और आप जिस जातीय उसके ऊपर जो है कास्टिज्म के ऊपर काफी ज्यादा एम्फोसिस था, पर इस टाइम नहीं। इस बारी जो है सभी पार्टियों ने जो है अपने सर्वेस करे हैं, सर्वे के आधार पर जो लोग आगे आए हैं उनके ऊपर भी मंथन करा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस बारी जो जिस तरीके का जो एक ट्रेंड था हरियाणा के अंदर, उसको तोड़ के उन्होंने अलग तरीके से जो है काम करने की कोशिश करी है, क्योंकि कहीं शायद वो फैक्टर पिछली लोक विधानसभा में नहीं फैक्टर इन हो रहा था, नहीं कारगर हो रहा था। तो इस बारी काफी चेंजेस करे गए। बिल्कुल, ये चेंजेस इतने इंपॉर्टेंट है आकांक्षा, क्योंकि तमाम कई ऐसे उम्मीदवार
जो राज्यसभा से सांसद हैं, लोकसभा से सांसद बन चुके हैं, लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ना है, ताकि जब हम कौन होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज, उसके लिए एक अलग जंग देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और खास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं और छोटी पार्टियां जेजेपी और आज़ाद पार्टी जिसमें काशीराम का नाम ले रहे हैं, वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। क्यों भावना? जी बिल्कुल सही कहा आपने आंचल, क्योंकि देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की खाट पर कौन काबिज होगा और हरियाणा की फिजा किस तरीके से बदलेगी, ये तो जनादेश में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जनादेश से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी और बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और हरियाणा के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ तैयारी में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। नाम वापस 17 सितंबर तक लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण का जो चुनाव है वो 18 सितंबर को है, दूसरे चरण का चुनाव 25 को और तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को। राज्य की 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। तो पर्चा भरने का जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भी आज अंतिम दिन, और 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 पर जानकारी के साथ। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ धीरज भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले ऋषि का रुख करते हैं, अगर ऋषि हमें सुन पा रहे हैं तो। धीरज भी हैं। ऋषि, खास तौर पर 370 हटने के बाद हम कई बार ये लाइव में चर्चा कर चुके हैं कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प और अहम होने वाला है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर लोग भाग ले रहे हैं। सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि परिवारवाद से ग्रसित जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब उनकी अगली पीढ़ी भी इस चुनावी मैदान में कूद गई है। हम बात करते हैं अकबर लोन के बेटे हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो PDP में जो महबूबा मुफ्ती की बिटियां हैं वो भी चुनावी मैदान में। हालांकि उस पीढ़ी से बहुत सी उम्मीदें, क्योंकि वो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, लेकिन क्या परिवारवाद को तोड़ने के लिए इस बार के चुनाव अलग होंगे? देखिए, इस बार के चुनाव सिर्फ परिवारवाद नहीं बल्कि ऐसे मुद्दे जो जम्मू कश्मीर में किसी मायने में बहुत ज्यादा प्रभावी होते थे, और मैं कह सकता हूं कि जो इमोशनल इश्यूज हुआ करते थे कश्मीर में, बहुत ज्यादा इस बात को तरजीह दी जाती थी कि कश्मीरियत और जो उनकी एक अलग पहचान है उसको कैसे किया जाए। लेकिन इस बार जो कश्मीरियत को देश के साथ जोड़ा जा रहा है, अलग होकर नहीं देखा जा रहा है। एक तो अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जो सबसे बड़ा भ्रम था वो ये समाप्त हो चुका है कि किसी भी तरीके की ऑटोनॉमी किसी भी हालत में प्राप्त की जा सकती है। जब अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर और ज्यादा अनुमति के बाद इस चुनाव में ये मुद्दा मुझे लगता है बिल्कुल भी अब नजर नहीं आ रहा है। हालांकि NC ने अपने मैनिफेस्टो तक में इसको रख दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि
अब ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन कितना काम करेगा और किसकी क्या छवि है। इस पूरे के पूरे चुनाव में हमने यही देखा है कि अब छोटे छोटे दल भी इसी वजह से प्रभावी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में पहले रहे हैं। लेकिन जब सियासत इस तरीके की हो जाती है जिसमें कि जो स्थानीय मुद्दे गौण होकर राष्ट्रीय मुद्दों को चुनाव उस ओर ले जाया जाता था, तो वैसी स्थिति में यहाँ जो छोटे दल थे उनकी स्थिति खराब हो जाती थी। लेकिन इस बार हम इसी बात को देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं, अब ऐसे हम देखें जमात को अनुमति नहीं मिली है। जी, धीरज भी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज, क्योंकि आप जम्मू कवर करते आ रहे हैं कुछ दिनों से, तो धीरज आपसे पूछना चाहेंगे कि जम्मू की अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ज्यादातर सीटें जो हैं वो हिंदू बहुल्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ सीटें जैसे कि पुंछ, राजौरी, रामबन, ऐसी कुछ क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बहुल्य इलाके में, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां किस तरीके की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जो हिंदू बहुल जो सीटें हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में एक बड़ी जीत मिली थी और कहा जा सकता है कि जो 25 सीटें हैं वो हिंदू बहुल सीटों की थी, जिस पे भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली थी। और जहां तक आपने बात करी मुस्लिम बहुल सीटों की, तो मुस्लिम बहुल सीटों को जीतने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। और जो उनका जो चलिए, तो ऋषि अगर हमारे साथ जुड़े हैं, तो ऋषि, जिस तरह से भावना ने पूछा कि अब मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें या हिंदू बहुल इलाकों की बात करें, तमाम पार्टियों की कोशिश रही है कि किस तरह से वोटर्स को साधा जाए। खैर, वक्त हमारे पास कम है, आगे भी जब बुलेटिन आएंगे तो इस पूरे विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जो जानकारियाँ हैं उस पर हम आप दोनों से अपडेट्स लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त क्यों विरोध प्रदर्शन हावी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि क्यों हिमाचल प्रदेश में इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हंगामा लगातार जारी है। संजौली में हिंदूवादी संगठनों पर बुधवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल ने आज बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। लाठीचार्ज में भाजपा नेता संजय सूद भी घायल हुए। शिमला व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि संजय सूद समेत अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो किया वो निंदनीय है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घायल प्रदर्शनकारियों से अस्पताल में मुलाकात भी की। मस्जिद विवाद को लेकर प्रदर्शन के चलते बुधवार को दिन भर संजौली बाजार बंद रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। तो शिमला, जहां हम देखते हैं कि सैलानी घूमने आते हैं, वहां इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन है संजौली मस्जिद से जुड़ा हुआ, क्योंकि संजौली मस्जिद की जो मंजिलें हैं वो बड़ी हैं और शिमला का जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि 2.5 मंजिल से ऊपर आप नहीं बना सकते। इसको लेकर लगातार हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर कल लाठी चार्ज भी हुआ है। धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। धर्म प्रकाश, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। दरअसल सबसे ज्यादा पहले आप ये बताएं कि क्या है पूरा मामला संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ा, क्योंकि ये विवाद तो 2010 से चलता आ रहा है और नगर निगम इस पर 44 जो है
है इस पर कई बार सुनवाई कर चुकी है, लेकिन अब ये मामला क्यों तूल पकड़ा है और हिंदू संगठनों पर क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उन पर क्यों लाठीचार्ज किया जा रहा है? देखिए भावना, जो स्थानीय लोग यहाँ पर है उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा पिछले कुछ दिनों से, और अगर हम जड़ की बात करें, आप पूछ रही हैं क्यों हुआ। संजौली के साथ लगता इलाका है मल्याणा का, वहां पर 31 अगस्त की रात को एक वारदात होती है, कुछ झड़प होती है, दो गुटों में मारपीट होती है और ये मारपीट इस हद तक बढ़ जाती है कि एक दूसरे का जो एक हिंदू समुदाय का युवक है उस पर जानलेवा हमला किया जाता है। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद नाराजगी बढ़ी और इसके लिए वजह ये बताया गया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां पर जो उनकी तादाद है वो इस तरह की मारपीट की गतिविधियों में ज्यादा संलिप्त रहते हैं। ये शिकायत है स्थानीय लोगों की, जिसके बाद मामला पुलिस में गया, पुलिस ने कार्रवाई की, 6 लोग गिरफ्तार किए गए जिसमें 2 नाबालिग भी थे और वो मैटर अपना कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है। लेकिन इसकी वजह से जो वहां पर जो मस्जिद बनी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग हर शुक्रवार को वहां पर जमा हो जाते हैं नमाज के लिए, ये मामला जो शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई। लोगों ने इस मस्जिद के खिलाफ फिर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और जब इसकी जड़ में लोग गए तो पता चला कि ये मस्जिद की जो मंजिलें हैं वो अवैध तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके बाद मामला जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आया, विधानसभा में उठा, राष्ट्रीय राजनीति में बयानबाजी हुई और अब उसे हटाने के लिए जो प्रोटेस्ट है वो चल रहे हैं। बीते रोज इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा शिमला में, लेकिन एक तरह से ये ट्रेलर कहा जा सकता है क्योंकि उस शिमला संजौली के प्रोटेस्ट के बाद अब पूरे हिमाचल में एक तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां जहां मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर पुलिस की जो गश्त है और तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही जो डीजीपी हैं हिमाचल के अतुल वर्मा, साथ और जो शिमला के एसपी और डीसी हैं उनको मुख्यमंत्री ने तलब किया है। धनप्रकाश, ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं नगर पालिका, पुलिस दोनों राज्य सरकार के अधीन होती हैं, इसमें सरकार क्या कर रही है? क्योंकि जिस तरह से कई सुनवाइयां हुई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज किया गया, पानी का कैनन छोड़ा गया। राज्य सरकार का क्या कहना है? वो इस तरफ क्या और किस तरह से, किस प्रणाली के तहत काम करना चाहती है ताकि जो दोनों गुट हैं उन्हें परेशानी ना हो? देखिए आंचल, सरकार इस मैटर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि सरकार के खुद के मंत्री विधानसभा में कुछ और कहते हैं, मुख्यमंत्री बाहर आकर कुछ और कहते हैं और सरकार के खुद के मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है एक तरह से स्टेटमेंट्स का, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि सरकार के अंदर ही इस मामले को लेकर एकमत राय नहीं है। क्योंकि अनिरुद्ध सिंह सरकार में मंत्री हैं, विक्रमादित्य सिंह सरकार में मंत्री हैं, हरीश जनार्था विधायक हैं और ये सारे लोग विधानसभा में रहकर इस मामले में क्वेश्चन करते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, ये जानते हुए कि सरकार उनकी खुद की है। विक्रमादित्य तो खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और उनके होते हुए इस तरह का अवैध कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है जिसको लेकर वो अपनी सरकार पर क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। तो क्योंकि मामला जुडिस है और कोर्ट में चल रहा है, इसलिए खुले तौर पर बयानबाजी नहीं हो रही, लेकिन विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड जो अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का उस जमीन पर नियंत्रण मालिकाना हक है, इसलिए पूरी तरह से ये निर्माण अवैध है। ये दिखाता है कि सरकार एक तय रणनीति में नहीं चल पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सेशन के बाद ये जरूर कहा कि एक सब कैबिनेट कमेटी बनाई जाएगी, वो कैबिनेट कमेटी जो है वो हिमाचल में, लेकिन बहुत अचरज की बात ये होती है कि जब यही लोग वोट मांगने आते हैं तो इसी आम जनता की कल्याण, सकुशल हितधारक होने की बात करते हैं और फिर आज जिस तरह से बाजार बंद है तो साफ तौर पर औद्योगिक नुकसान तो हिमाचल प्रदेश को झेलना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनप्रकाश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोलकाता रेप और हत्याकांड की, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले पर जूनियर डॉक्टरों का स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। जूनियर डॉक्टर द्वारा आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की जा रही है। आपको ये भी बताएं कि हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टर से तुरंत काम पर लौटने को कहा और इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि अगर डॉक्टर जल्द ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से रोका नहीं जा पाएगा। हेल्थ का मिनिस्ट्री से प्रेस रिलीज किया, उसमें बताया कि जूनियर डॉक्टर्स बहुत सारा शर्त दे रहे हैं। ये तो कोई शर्त नहीं है, ये पीपल का डिमांड है। हम लोग बताइए कि जो हमारा डिमांड है उस डिमांड से ही हम बातचीत करेंगे, ये तो कोई शर्त नहीं है। बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेशी जमीन पर दिए बयान को लेकर, जहां सिख समुदाय को लेकर एक ऐसा बयान उन्होंने दिया जिस पर अब बवाल मच गया है।
अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं बल्कि इस बात पर है कि क्या एक सिख को उसके हक मिलते हैं या नहीं। अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई ये है कि भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी और क्या सिख गुरुद्वारे जा सकेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि सबसे पहले यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, यह सतही है। लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या गुरुद्वारे जाने की दिया जाएगा या नहीं। लड़ाई इस बारे में है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। भाजपा ने अमेरिका में सिख समुदाय के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस नेता विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर बोलकर खतरनाक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाजपा ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसी पर बात करने के लिए कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, राहुल गांधी को क्या हो जाता है विदेशी जमीन पर जाकर? वो भूल जाते हैं क्या कि वो भारत के ही नागरिक हैं? और जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने वहां की है उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं या जहां कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें वो कर देते हैं जिससे कि पूरी जगहसाई होती है। और खासकर अगर देश में आप बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब विदेश की सरजमी पर जाते हैं और इस तरह की भाषा आप बोलते हैं, आप यही बताइए कि गुरुद्वारे में या मस्जिद में या मंदिर में यहाँ जाने से कौन रोक रहा है? कौन सी ऐसी यहाँ पर इमरजेंसी लागू हो गई है? या हिंदुस्तान की जो हमारा जो मुल्क है हर धर्म को यहाँ पर सम्मान करता है और कहाँ पे किसको रोका जा रहा है? तो ये जो चीजें उन्होंने बोली है, सिख समुदाय काफी नाराज है। और कल आपने देखा कि हरदीप सिंह पुरी का जो स्टेटमेंट था या और भी जो मंत्री थे, किरण रिजिजू हैं, चाहे पीयूष गोयल है, चाहे जो बुद्धिजीवी समाज है, उन्होंने उन सबों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट आप देखिए कि एक स्टेटमेंट आया पुन्नू का, जो आतंकवादी है और उस पर एनआईए के द्वारा केस दर्ज है और वो विदेश में रह करके सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था चलाता है और वो खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करता है। तो उसने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान ने हमें शक्ति दी है और खालिस्तान की मांग को लेकर जो खालिस्तान का हमारा डिमांड है उस पर राहुल गांधी का ये बयान बहुत ही बोल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं या जो देश को तोड़ना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं, वो लोग राहुल गांधी के स्टेटमेंट का जो समर्थन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी कुमार आलोक, इस पे सिख समुदाय की क्या प्रतिक्रिया आई है? आपने देखा कल दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, सारे सिख समुदाय के जो नेता थे या जो आम लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और अगर देश की बात करें तो विदेशों से भी जो खबरें आ रही हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जो समुदाय है वो मिलजुल कर रहे। और एक आपने देखा होगा कि पंजाब का वो 80 का दशक आप याद करेंगे तो कितने वहां पर हिंसा हुई थी, खालिस्तान को लेकर के जो वहां पर आंदोलन हुआ था, कितने निर्दोष लोग मारे गए थे और कैसे कैसे शांति बहाल हुई थी। और उस शांति बहाल होने के बाद जब पंजाब खुशहाल है या पंजाब में सब लोग शांति से रह रहे हैं, तो इस तरह के बयान के बाद तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक तरह से विघटनकारी जो तत्व हैं उनको कितना उत्साह मिलेगा। बिल्कुल, और सेक्युलर देश के नागरिक होने के नाते इस तरह की बयानबाजी, वो भी एक समुदाय के खिलाफ विदेशी सरजमी पर जिस तरह के संवैधानिक पद पर वो हैं, उन्हें शोभा नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ऑपरेशन भेड़िया की। दरअसल बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है। इस बार भेड़िए ने के हमले में 50 साल की महिला घायल हो गई है और भेड़िए ने महिला की गर्दन पर वार किया। हालांकि महिला के जोर से चिल्लाने के बाद लोगों की भीड़ जुटने के बाद भेड़िया भाग खड़ा हुआ। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये हमला कल रात 10 बजे के करीब हुआ। और इससे पहले कल भी हमने देखा था कि भेड़िए ने 11 साल की बच्ची पर हमला किया था। वो खबर महसी इलाके से थी और उस वक्त भी उस बच्ची ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। अब तक भेड़िए के हमले में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 10 बच्चे और एक महिला शामिल हैं। और आपको बता दें कि थर्मल ड्रोन की मदद से 5वें भेड़िए को भी पकड़ा जा चुका है। 10 बजे
जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया ने किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे, भाई इनका आया गला पकड़ लिया। और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हुआ इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। और आइए अब बात करते हैं तरंग शक्ति से जुड़ी हुई। भारतीय वायुसेना जोधपुर के कई देशों के अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास में से तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कर रही है। इसके साथ ही वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDEX 24 भी लगा रही है, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उद्घाटन करेंगे। 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी रहेगी। इसमें मित्र देशों और भारतीय दर्शकों को सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, विभिन्न श्रेणी के निजी उद्योगों और नवीन उद्यम सहित भारतीय विमानन उद्योग से संबंधित प्रतिभागियों से मिलने और बातचीत करने का एक अहम प्लेटफॉर्म मिलेगा। IDEX का लक्ष्य तरंग शक्ति 2024 में भारतीय विमानन उद्योग के स्वदेशी कौशल को प्रदर्शित करना है। तो जोधपुर में आज से तरंग शक्ति 2024 की पहले से ही शुरुआत हो चुकी है और आज रक्षा मंत्री रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDEX 24 का उद्घाटन करेंगे। और विशाल पैरिस्टो जुड़ गए हमारे साथ जोधपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि IDEX 24 की क्या विशेषताएं हैं और कितने मित्र देश जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं? बस सबसे पहले आपको और आंचल को सुप्रभात। आज रक्षा मंत्री जोधपुर पहुंचने वाले हैं और हम बात करें तरंग शक्ति के पार्ट 2 की, जो 30 अगस्त से शुरू हो चुका है और 14 सितंबर तक ये चलेगा। IDEX की आपने बात करी, इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन जो है वो आज इसका इनॉग्रेशन होगा। रक्षा मंत्री 11 बजे तक एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर पहुंच जाएंगे, उसके बाद इसका इनॉग्रेशन होगा और इनॉग्रेशन के बाद रक्षा मंत्री जाएंगे और उनके सामने एक बेहतरीन डिस्प्ले किया जाएगा जिसमें भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, सुखोई 30 होगा, सूर्य किरण होगा और उसके बाद जो स्टैटिक डिस्प्ले होगा जिसमें हमारे 8 देश भारत समेत इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें US, ग्रीस, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे, श्रीलंका, ये सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार भारत के साथ इस तरह के एविएशन एक्सपो में शामिल हुआ है और इसमें तरंग शक्ति में, माफ कीजिए, एयरफोर्स के एक्सरसाइज में शामिल हुआ है और वो अपने ग्राउंडर एयरक्राफ्ट के साथ इसमें शामिल हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है भारत के साथ इस तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट करने के लिए। और भारत जो है, भारत और ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि एशिया पैसिफिक जो इलाका है वहाँ पर शांति कायम हो। तो तमाम मित्र देश यहाँ पर है जिसमें USA भी शामिल है। ये एक बेहतरीन मौका होगा इंडियन एयरफोर्स को अपने फ्रेंडली नेशंस के साथ जो बिल्कुल, और स्वदेशी निर्मित जो तमाम लाइट कॉम्पैक्ट हम मान रहे हैं एयरक्राफ्ट, या फिर जब हम बात करते हैं डिफेंस प्रोडक्शन को पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाने के लिए इस तरह के मंच बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। आगे भी लगातार बुलेटिन्स में हम तरंग शक्ति से जुड़े अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्विट्जरलैंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। यह सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की उनकी 3 देशों की यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण है। जिनीवा में विदेश मंत्री उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से मिलेंगे जिनके साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। जिनीवा में बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र निकाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद हैं। वह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स NSA बैठक से इतर अजीत डोभाल ने रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। और अब बात मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। देश के कई राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी दिल्ली में आज सुबह ही बारिश हुई है। सुबह सुबह बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।
इस बीच मौसम विभाग ने आज दिन में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान शहर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी दिल्ली में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भारी और से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी 14 सितंबर तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 से 16 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो दिल्ली में भी आज भारी बारिश होने की संभावना जिस तरह से जताई जा रही है, वहीं सुबह से ही एनसीआर में भी हल्की फुहारें पड़नी शुरू हो गई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे अखबारों की सुर्खियों में क्या खास है आपके लिए। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नया सवेरा देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और हमारी सहयोगी संध्या मुस्कुराते हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप हमारे दर्शकों के लिए अखबारों के पिटारे से? आंचल, अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से जो तोहफा मिला है वो आज सभी प्रमुख अखबारों में पहले पेज पर प्रकाशित किया गया। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत मोदी सरकार बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दे रही है और इसके तहत सभी 70+ के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर होगा और सभी लाभार्थियों को नया कार्ड भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर के क्या कुछ कहा, इसे लेकर के आज सभी अखबारों में इस खबर को स्थान दिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं। ये नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के माध्यम से हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है और आपको बता दें कि महामारी से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम करने होंगे, नीति आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है और उन्होंने कहा है कि भविष्य में महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी और इस विषय पर ही नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है और 4 सुझाव पर तत्काल काम करने की बात भी कही है, जिसमें शासन विधान द्वारा वित्त और प्रबंध कार्य, निगरानी और प्रारंभिक पूर्वानुमान, चेतावनी, पूर्वानुमान और मॉडलिंग सहित और भी जो कुछ बिंदु हैं उसे आज अखबार ने स्थान दिया है। एक और खबर की बात करते हैं। यह है सेमिकॉन इंडिया 2024 से जुड़ी हुई खबर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के हर उपकरण में हो भारतीय चिप। और भी क्या कुछ खास बातें कही है वो आज सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर प्रकाशित की है। एक और खबर की बात करते हैं। यह है हरियाणा विधानसभा से जुड़ी हुई खबर, जिसे जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर प्रकाशित किया है और बताया कि हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई है। दरअसल संवैधानिक संकट से बचने के लिए ये फैसला किया गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी मिली है और राज्यपाल के पास इस प्रस्ताव को भेजा गया है। आपको बता दें कि 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक हालांकि है, लेकिन चूंकि 6 महीने में सत्र बुलाया जाना होता है और अभी चुनाव के चलते अधिसूचना जारी हो चुकी है, सत्र बुलाना संभव नहीं है, इसकी वजह से इस तरह की कवायद की गई है। एक और खबर की बात करते हैं
जिसमें सेना प्रमुख ने कहा है कि टूरिस्ट के लिए गलवान और डोकलाम भी खोल रहे हैं। ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि सेना प्रमुख ने ये कहा है कि बैटलफील्ड यानी कि लड़ाई के मैदान की गाथा दुनिया को सुनाने की ज़रूरत है और ऐसे में सेना लगातार इस तरह का माहौल तैयार कर रही है कि टूरिस्ट वहाँ पहुँचे, गलवान हो, डोकलाम हो, जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पहुँचे और सीमा पर इसके लिए नेटवर्क बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। एक और खबर की बात करते हैं, यह हिमस्खलन से जुड़ी हुई। दरअसल सैनिक हमारी जान की रक्षा करते हैं, लेकिन सैनिकों की जान की रक्षा किस तरह से अनुसंधान के माध्यम से की जा सकती है, उसको लेकर के DRDO लगातार कार्य करता है। इसी कड़ी में आत्मनिर्भर बन रहे भारत ने एक और कदम बढ़ाया है और देश की रक्षा की खातिर सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों पर जो मुस्तैद रहते हैं सेना के जवान, उनके लिए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फेरीटेरो ने एक ऐसा एयरबैग तैयार किया है जो स्वदेशी होगा। साथ ही साथ ये सेंसर युक्त एयरबैग बर्फ दरकने की आवाज़ से खुल जाएगा और DRDO के ऑर्डर पर नोएडा की एक कंपनी इसे तैयार कर रही है। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने आज पहले पेज पर स्थान दिया है और बताया है कि अवैध धर्मांतरण में मौलाना उमर सहित 12 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सामूहिक धर्म परिवर्तन में सबसे बड़ी ये सजा है। आपको बता दें कि 24 गवाहों के बयान के आधार पर यह सजा सुनाई गई है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई आज के अखबारों में ये है खास और अहम खबरें। संध्या, राजनीति से लेकर स्वास्थ्य तक आपने अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय पर हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे कैबिनेट से जुड़े अहम फैसलों पर। आप देखते रहिए DD न्यूज़ पर हमारी खास पेशकश नया सवेरा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की, जहां बात करते हैं कैबिनेट के अहम फैसलों की। और बात करते हैं आने वाले भविष्य यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़ी हुई। देश में इलेक्ट्रिकल जो वाहन है उन्हें बढ़ावा देने की दिशा में मोदी सरकार ने अहम फैसला किया। कैबिनेट ने 2 वर्षों के लिए PM E-ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत 2 पहिया 3 पहिया वाहनों के साथ साथ ट्रकों और हाइब्रिड एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया है। इसके तहत देश भर में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अलग से 780 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सबके कल्याण की नीति को आगे बढ़ाते हुए और अपने चुनावी संकल्प पत्र के एक और वायदे को पूरा किया, जिसके तहत बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की है। अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के वे पात्र होंगे। तो कैबिनेट के अहम फैसलों में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला किया गया है, जहां अब आपके हमारे बुजुर्ग जो होंगे वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत आ सकेंगे। और इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र। कैबिनेट का बेहद ही अहम फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि अब 70 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ जन हैं उन सभी को कैबिनेट के इस अहम फैसले के अंतर्गत लाते हुए अब वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत आ जाएंगे और 5 लाख के मुफ्त इलाज के लिए उनको ये योजना जो है लाभदायक साबित हो सकती है। निश्चित तौर पे देखिए, दादा दादी नाना नानी और इनकी जो स्वास्थ्य का
हम जानते हैं कि ये जो फैसला लिया गया इसके 3-4 बहुत प्रमुख बिंदु हैं। पहला तो कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो उसे पूरा किया, यानी संकल्प से सिद्धि की ओर वो ले गए। दूसरी बात है कि इसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। तीसरी अहम बात ये इसमें कि सामाजिक सुरक्षा का जो मामला था उसको इसमें पूरा किया गया, उस दिशा में एक अहम कदम है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनका इलाज एक बड़ी समस्या है परिवार के लिए। कई बार देखा जाता है कि वो किसी और पर निर्भर रहते हैं। अगर इंश्योरेंस की बात की जाए कि अधिक उम्र के लोगों के इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि जीएसटी भी 18% है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, जी तो वो प्रीमियम महंगा हो जाता है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 70 साल और उससे अधिक के उम्र के लोगों की पूरी इलाज की जिम्मेदारी खुद ले ली है। अगर हम समझाने की बात करें तो अगर किसी परिवार में 4 सदस्य है और अगर आयुष्मान भारत के दायरे में है और वो 70 साल से कम है तो उसको 5 लाख मिलेगा। लेकिन उसी परिवार में अगर कोई एक आदमी 70 साल से अधिक उम्र का है तो अतिरिक्त 5 लाख की उसको कवर मिलेगा। इसको टॉप अप के रूप में देख सकते हैं। अगर परिवार में 2 बुजुर्ग हैं 70 साल या उससे अधिक तो उसी 5 लाख में वो कवर होंगे। अगर कोई बुजुर्ग, और इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि वो गरीब है अमीर है, आर्थिक रूप से ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई भी बुजुर्ग शामिल हो सकता है इसमें। अगर वो सीजीएचएस बेनिफिशियरी है या ईसीआई के तहत है या फिर और कोई बेनिफिट उठा रहे हैं या प्राइवेट उन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उनके पास विकल्प होगा कि वो आयुष्मान भारत के दायरे में आए या नहीं आए। ये देश में नेटवर्क तैयार किया गया, तकरीबन 29,000 पैनल में अस्पताल हैं आयुष्मान के, तो वहां पर वो इलाज करा सकते हैं। नितेंद्र, बड़े संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी कि कब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे हमारे वरिष्ठ जन? देखिए, इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। एक कॉल सेंटर नंबर है, मैं बताना चाहूंगा 14555 14555 पर कोई भी बुजुर्ग इससे संबंधित जानकारी ले सकता है। उनके लिए अतिरिक्त कार्ड बनेगा। और आज हम बात करेंगे जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो सीईओ हैं, हेड, उनसे हमारी बात होगी। उसके बाद हम दर्शकों को बताएंगे कि आगे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। और आयुष्मान भव वरिष्ठ बोला करते थे, चिरायु भव वरिष्ठ बोला करते थे, लेकिन इस योजना से उनके लिए भी आयुष्मान भव। और बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अंदाज रहेगा फटाफट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी संयुक्त यात्रा पर कीव पहुंचे। दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर समर्थन का आश्वासन दिया। फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास ने युद्ध विराम समझौते के अमेरिकी प्रस्ताव को बिना किसी नई शर्तों के लागू करने की इच्छा जताई। कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ दोहा में बैठक के दौरान हमास प्रतिनिधिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौता लागू करने की दिशा में रचनात्मक और लचीला रुख प्रदर्शित किया। दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह पूर्वी सागर की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 1 जुलाई के बाद उत्तर कोरिया की ओर से यह अपने तरीके की पहली कार्रवाई है। दक्षिणी लुइसियाना में दस्तक देने के बाद तूफान फ्रांसिन की ताकत हुई कम। अमेरिकी सरकार, लुइसियाना और मिसिसिपी ने तूफान को लेकर आपातकाल की घोषणा की। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें कैंसर था। अभी हाल ही में उन्हें क्षमादान मिला था और जेल से वे रिहा होने के मात्र 10 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और आइए देखते हैं खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से। अंदाज रहेगा फटाफट। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप शुरू करने का फैसला किया। यह निर्णय मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई क्रिकेट परिषद कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप की शुरुआत की घोषणा की। शीर्ष स्तर के महिला क्रिकेट में दर्शकों को लुभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आगामी महिला T20 विश्व कप में 18 साल से कम आयु वर्ग के लिए निःशुल्क प्रवेश का फैसला किया, जबकि इसके लिए टिकटों की कीमत 5 दिरहम लगभग 115 रुपए से होगी शुरू। प्रधानमंत्री ने पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को एक खास लेटर लिखकर भारतीय हॉकी में उनके अभूतपूर्व योगदान की सराहना की। भारतीय हॉकी में वॉल कहे जाने वाले PR श्रीजेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनकी रिटायरमेंट पर एक खास पत्र दिया है।
एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हरमिलन बेंस का मानना है कि देश में खेल को एक नया स्तर मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला वो देश में पैरा खेलों को एक नई ऊंचाई देगा। सुब्रतो कप का 63वां संस्करण बुधवार को समाप्त हो गया। लड़कों के अंडर 17 का फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ, जहां पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां मणिपुर ने मुकाबले को 5-4 से अपने खिताब को अपने नाम किया। और नया सवेरा में अब बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का आसार है। आइए जानते हैं विभिन्न राज्यों के मौसम का हाल। और अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले जिस तरह से हमारा रिवाज है, हम आपको दिखाएंगे कुछ मनोरम दृश्य। देश भर में गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और गणेश पंडालों में भक्त बप्पा की भक्ति के रंग में सराबोर हैं। सभी इस समय कह रहे हैं गणपति पापा मोरया, और वक्त हो चला है आपसे अब विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गणेश पंडालों की इन भव्य झलकियों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे आंचल और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस